हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो पे। आप सभी के लिए आज मैं जो आर्टिकल्स लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा लेट हो गया आज का एनालिसिस लाने में क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा नेट वगैरह इशू आ रहा था। ओके, लेकिन अब सब कुछ बढ़िया है और मैं आप लोगों के लिए पीपीटी और सब कुछ लेके आ गया हूँ। साथी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आर्टिकल वैसे इंपॉर्टेंट थे इसमें से, पर एक आर्टिकल की मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना दी थी जो कि पब्लिश हो चुकी है। आप लोग जाके देख सकते हैं उसको, बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल है। एडिशनल चीज़ें भी मैंने ऐड करी हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एक अलग वीडियो बना दी। अभी क्या है, आज की जो वीडियो है वहाँ पे हम 2 बातें होंगी। एक तो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से है, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं एक व्यक्ति के नाम पे, एक लेडी है उनके नाम पे, क्या है उनकी, क्यों वो न्यूज़ में थी। पर जो हमारा आर्टिकल पहला है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें हम डिस्कस करने हैं भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में, क्या है ये, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, वो सब हम देखने वाले हैं। स्टोरी की तरह लेके जाऊँगा आपको। कहीं पर कोई डाउट होता है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है तो इसको आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। पर स्टार्ट करने से पहले बता दूं आप लोग के लिए यहाँ पे अनअकैडमी में काफ़ी सारे फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ हैं जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। और 12 जनवरी से आपका जो आरंभ बैच है ये भी स्टार्ट हो जाएगा। 0% की का फ़ायदा उठाइए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारा नया जो अनअकैडमी सेंटर है ये खुल चुका है और वहाँ पे भी एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए, जो कि आपका 12 जनवरी से चालू हो जाएगा। तो अभी जाइए और एनरोल कीजिए इसमें। अब बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ रिसेंटली इनॉग्रेशन होता है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का मंडे को। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं बोला कि जो भी आप कह सकते हैं इंडियन देश के बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, वो सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हमारी कंट्री के दूसरी सॉइल पे। मैं बता दूं, ये प्रोग्राम जो है वो चालू होता है जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी 2003 के अंदर, और धीरे धीरे करके हमें इसका साइज और इसको बढ़ता हुआ दिखाई दे गया। सबसे ज़्यादा आपको 2015 में देखने को मिला जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आप कह सकते हैं पूरा एक इवेंट बना दिया। ओके, और उसको यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज करने लगे। इस बार दोस्तों यहाँ पे ऑन गोइंग प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इंदौर में हुआ था और ये 17th एडिशन था। आप बता दूं कि 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी साहब आए थे, तो उन्हीं के आप कह सकते हैं इस दिन को एज अ रिकमेंडेबल मानने के लिए और रिमेंबर करने के लिए हम लोग ये दिन को भी पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया हमने भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पे। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, देखिए जो टर्म है पहले मैं बता दूं आपको, डेस्पोरा नाम है इस टर्म का और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका नाम था डेस्पीरियो, जिसका मतलब था डिस्पर्जन। वही आप मान लीजिए दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति, एक तरीके से आप मान लीजिए प्रवासी। ओके, संदेश से आते हैं, ये वाला जो गाना है ना वो आप कह सकते हैं यहीं से बना है। द इंडियन diaspora has grown manifold since the first batch was taken to the East Pacific and Caribbean island। देखिए आपको बता दूं मैं, अब स्टोरी की चालू करते हैं शुरुआत और यहां से समझते हुए एंड तक लेके जाऊंगा आपको वीडियो में। समझ में आपको काफी कुछ आएगा और काफी कुछ मजा भी आएगा। देखिए शुरुआत होती है कहां से, जब पहली बार अंग्रेज भारत देश में आए या फिर उससे पहले आते हैं हम लोग। उससे पहले क्या हुआ, खोजबीन चालू होती है, या फिर आप कह सकते हैं भारत से भी कई सारे लोग निकले कहाँ, दुनिया देश घूमने, वहाँ की चीज़ों के बारे में पता लगने, दूसरे कल्चर्स के बारे में पता लगाने। पहली जो बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि भाई ये पता लगाया जाए कि भारत के अलावा भी दूसरे देश हैं या फिर नहीं। बहुत एकदम डिटेल में लेके चलूंगा। ओके, थोड़ा सा समय बीतता है, लोग इधर उधर घूमते हैं, कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं अलग अलग यहाँ पे कल्चर के लोग आए भी। ओके, फिर हमें यहाँ पे उनका एक्सटेंशन देखने को मिला, काफ़ी कुछ होता है। लेकिन समय बीतता गया और हमारे भारत देश में ब्रिटिश कॉलोनीज आ गए। भारत देश पे आप कह सकते हैं राज हो गया उनका, और उस टाइम पे पहली बार भारतीयों ने आप कह सकते हैं दूसरे देश में जाने का मौका मिला बेसिकली। पर उस टाइम पे आप कह सकते हैं इसको बहुत बुरा माना जाता था। मतलब कि ये कहते थे कि जो व्यक्ति बाहर चला गया वो मतलब अलग हो गया। हमारे लिए बहुत आप कह सकते हैं ये पाप वाली बात आप मान सकते हैं। पाप वाली जो धारणा थी वो थी ये थी कि अगर कोई देश से बाहर जाता है समुद्र को पार करके तो उसका धर्म, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारी जो हमारे अलग अलग यहाँ पे धारणाएं थी वो हमें चलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन 1933 और 34 के अंदर अबोलिशन आता है स्लेवरी का। पहले क्या होता था कि जब ब्रिटिश आए तो वो इंडियंस को ले जाते थे एज अ स्लेव, कि वो वहीं काम करवाएंगे उनसे, जो भी आप कह सकते हैं काम होता है, क्योंकि फिर वो बड़े हो गए, एक तरीके से ब्रिटिश बड़े हो गए, तो उन्होंने क्या किया, इस काम को करते थे। लेकिन यहाँ पे अबोलिशन होता है इसका, स्लेवरी का। ओके, एक और बात मैं आपको बता दूं कि, और ये स्लेवरी बंद कब होती है, 1833-34 में। उसके बाद आदमी अपनी मन चाह से जाता है, मतलब उसकी मर्जी तो जाएगा। अब देखिए सुरनामीज प्रेसिडेंट जो हैं चंद्रशेखर प्रसाद संकोटी, इन्होंने एड्रेस किया था कन्वेंशन के दौरान ही, और ये एक स्पेशल गेस्ट थे।
और इन्होंने ये कहा कि 2023 जो है वो मार्क करता है 150th ईयर ऑफ फर्स्ट ऐसी जनवरी को, जो कि इंडियन सरनेम में हमें देखने को मिली है। एज अ पार्ट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन लगभग 20 लाख जो लोग थे वो सिंगापुर गए थे और मलेशिया गए थे फार्म्स में काम करने के लिए। और थर्ड और फोर्थ वेव में हमें प्रोफेशनल देखने को मिले। ओके, फर्स्ट वेव कौन सी थी आपकी, जो लेबर वाली थी। सेकंड वेव हमें मिली फार्म्स में काम करने वाले। थर्ड और फोर्थ वेव में प्रोफेशनल्स मिले कि वो वेस्टर्न कंट्री जाते हैं या फिर गल्फ में जा रहे हैं और वहां पे काम कर रहे हैं, बेसिकली प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। ओके, ये हमें देखने को मिला और ऐसी हमारी हिस्ट्री चलती हुई आई है। पर इतना ही आसान नहीं था। आप लोग ने एनआई वर्ड तो सुना होगा। ओके, एनआरआई होता है ना, ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना है भाई, एनआरआई लड़का, एनआरआई है, ये सब हमने बहुत सुना है। लेकिन सिर्फ एनआरआई वर्ड नहीं होता है, इसके साथ साथ तीन और मतलब सब मिला के तीन क्लासिफिकेशन में हमें जो इंडियंस जो कि बाहर दे जाते हैं वो मिले हैं। पहले होते हैं आपके नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआई। फिर होते हैं आपके पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओज। फिर होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआईज। धीरे धीरे करके इनको बताता हूँ मैं आपको। पहले एनआरआई जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि यहाँ पे भारत के थे ऐसे इंडियन, लेकिन अब वो रेजिडेंट हो चुके हैं किसके, फॉरेन कंट्रीज के। पीआईओ की जो कैटेगरी है इसे अबॉलिश कर दिया गया था 2015 के अंदर और इसे मर्ज कर दिया गया ओसीआई कैटेगरी के अंदर। मतलब यहाँ पे पीआईओ जो हैं और ओसीआई दोनों सेम है। जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे पीआईओ कार्ड्स होते हैं वो वैलिड होते हैं। अभी के जो वैलिड हैं वो हैं दिसंबर 31, 2023 तक के। जिनके पास यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं होल्डर जिन्हें मिला है उनको यहाँ पे पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है। अब एमई की तरफ से जो डेफिनेशन निकल के आती है वो ये है कि पीआईओ रेफर किया जाता है उन फॉरेन सिटीजन के लिए एक्सेप्ट नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, इनके अलावा बात हो रही है। ओके, हु एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, जिसके पास हमारा इंडियन पासपोर्ट है, और हु और आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न एंड परमानेंटली रिसाइडेड इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, या फिर उसके यहाँ पे जो स्पॉन्स हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर पीआईओ कहे जाएगा। सिंपल भाषा में ये मान लीजिए, इन सभी देशों के अलावा अगर किसी के पास हमारा इंडियन पासपोर्ट है या फिर उसका कोई भी परदादा दादा कोई सल्तनत पहले रहती थी आप किसी भारत देश के अंदर, तब हमें कहते हैं कि वो पीआईओ कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेपरेट थी दोस्तों कैटेगरी ओसीआई भी, पर उसे बाद में यहाँ पे निकाला गया और उसे जोड़ दिया गया, दोनों को सेम है। अब ओसीआई को आप कह सकते हैं ऐसा बताया जाता है कि जो फॉरेन नेशनल वाले हैं जो कि एलिजिबल हैं सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए ऑन जनवरी 26, 1950 से, या फिर वो सिटीजन है इंडिया के आप कह सकते हैं आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद, या बिलोंग करते हैं किसी भी टेरिटरी के और वो बन गए हैं पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर अगस्त 15, 1947। ओके, उनको हम कहते हैं ओसीआई। ये आप मान लीजिए बस। जो माइनर चाइल्ड हो गए ऐसे इंडिविजुअल एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अब कुछ नंबर और ज्योग्राफिकल स्प्रेड। देखिए अगस्त 22 2022 को रिपोर्ट निकल के आती है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर को, जहां पे उन्होंने बताया था एज ऑफ दिसंबर 31, 2021 उसके हिसाब से 4.7 करोड़ जो लोग हैं वो भारत के हैं जो कि बाहर रह रहे हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे सभी तरीके से स्टूडेंट्स इंक्लूड हैं, चाहे स्टूडेंट हो गया, एनआरआईज हो गया, पीआईओज हो गया, ओसीआईज हो गया, सब। पर इसके अंदर एक्सक्लूड हैं ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिसकी आप कह सकते हैं नंबर है 3.22 करोड़, इंक्लूडिंग 1.87 करोड़ पीआईओज और 1.35 करोड़ एनआरआईज जो हैं, उनको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो कि प्रिपेयर करी जाती है बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन अंडर द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन है दुनिया भर की। और मैं बता दूं कि हमारे पास आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर के लोग बाहर रहते हैं, इसके बाद मैक्सिको, रशियन और चाइना वाले आते हैं। ओके, अभी पार्लियामेंट में जो नंबर हमें यहाँ देखने को मिला था उससे हमें पता लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी है आप कह सकते हैं नंबर्स खुद में ही। जो कंट्रीज़ हैं जिनकी जो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, मतलब जिसके अंदर आपके यूएसए हो गए जिसमें 44 लाख है, यूके में है 17.6, यूएई में है 34 लाख, श्रीलंका में 16, साउथ अफ्रीका में 15, सऊदी अरेबिया में 26, म्यांमार में 20 लाख, मलेशिया में 29 लाख, कुवैत में 10 लाख, कनाडा में 16 लाख। इतने लोग हमें यहाँ देखने को मिले हैं। और बाकी भी कंट्रीज़ में हमारे हैं लेकिन वहाँ पे 10 लाख से कम है। यहाँ पे आप कह सकते हैं इन सभी जगहों पे 10 लाख से ज़्यादा है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के तरफ से यहाँ पे ये आता है कि जो वाइटल रिसोर्स है हाउस होल्ड इनकम का फॉर लो या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ का, जैसे इंडिया है, वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपनी चीज़ें कुछ बताई हैं और ये बोला, अभी अपनी जो इनकी ब्रीफ आई थी उसमें इन्होंने ये बोला था कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ अ सिंगल कंट्री इंडिया इज ऑन ट्रैक टू रिसीव मोर देन $100 बिलियन इन ईयरली रेमिटेंसेस, मतलब कि जो ये पैसा मिलता है ना हमें बाहर से, उसको आप मान सकते हैं। फिर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ने बोला कि इंडिया, चाइना, मैक्सिको और फिलीपींस जो है और इजिप्ट
डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, मतलब कि सबसे बड़ा, फिर ये ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है। अमंग 5 रेमिटेंस रिसिट कंट्रीज इंडिया और चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा पे आती हैं। ठीक है, अब पॉलिटिक्स किस तरीके से इन्वॉल्व है इन चीज़ों को लेके। देखिए, वोकल जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं सेक्शन लेके आती है इंडियन डिस्पोरा का। यूएस और यूके के अंदर बहुत ज़्यादा हमारा ये रोल है। अभी बात करते हैं हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को लेके, फिर यहाँ पे हमारी जो है पूरी ग्रुप है, ये बेसिकली एडवोकेसी ग्रुप है जो कि यूएस बेस्ड है पूरे तरीके से, यूएस में है। ओके, इसे सेटअप करा गया था 2003 के अंदर। सेम ईयर दोस्तों प्रवासी भारतीय कन्वेंशन को भी लॉन्च किया गया था, और लॉन्च के टाइम पे जो पीएम वाजपेयी साहब थे वो ओवरसीज इंडिया के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते थे। उन्होंने सब कुछ बताया था बेसिकली क्या है ये, क्यों इफेक्टिव है, इसके खिलाफ में यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोपेगेंडा भी हमें देखने को मिला था। अब कुछ चीज़ें बायस भी थी। देखिए 22 अगस्त को रिपोर्ट जब आती है हाउस पैनल में, जो कि चेयर कर रहे थे बीजेपी एमपी पी चौधरी साहब, उन्होंने पॉइंट आउट करके बोला था कि जो कन्वेंशंस हैं जैसे कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये आप कह सकते हैं ये काफ़ी बड़ा लार्ज सेक्शन लेके आता है ओके डियास्पोरा को, जो कि आप कह सकते हैं वेल्दी नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूं जो लो या फिर सेमी स्किल या फिर ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो आप कह सकते हैं कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जब वो इस तरीके से सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, बहुत आप कह सकते हैं कमी हमें यहाँ ये लोग देखने को मिलते हैं। ऐसी कमिटीज़ का स्ट्रॉन्ग व्यू है कि पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमें यहाँ पे बोर्ड बेस्ड रहनी चाहिए उनके अकोमोडेशन के हिसाब से। मतलब कि जो आप कह सकते हैं लेबर वगैरह हो गए, वो लोग मानते नहीं कि भाई तुम लोग हमें सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि वो अपने काम को छोटा मान रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि उनकी तरफ से इतनी ज़्यादा खुशी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पूरे इस रिपोर्ट से समझ में आती हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगला ये छोटा सा आर्टिकल है जहाँ पे बात हो रही है अन्ना मोंटेस के बारे में, जो कि यूएस इंटेल ऑफिसर थे, क्यूबन स्पाई था बेसिकली ये। ओके, क्यूबा से ये मिली थी। बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों, बेसिकली इन्हें बेसिकली भी रिलीज़ कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने अच्छा काम करा था बेसिकली, मतलब जेल के अंदर। ओके, 25 साल की जेल काटी है इन्होंने, और मैं बता दूं इनका पूरा नाम है एना बेलन मोंटे, और ये फॉर्मर यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करती थी बेसिकली। ओके, और स्पाई थी ये फॉर कुबा, मतलब कुबा में ये काम करती थी। इन्हें अरेस्ट किया गया था 2001 के अंदर। स्टोरी बहुत अच्छी, पढ़ने में बहुत अच्छी, बहुत होशियारी है। इन्होंने यहाँ पे अपनी मास्टर डिग्री करी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से 1984 के अंदर। ओके, फिर यहाँ पे इन्हें डिसअप्रूव कर दिया ओवरसीज पॉलिसीज़ के लेके, जो कि यूएस में थी, ये बाहर नहीं जा पाई। ओके, यहाँ मैं बता दूँ डीआईए के हिसाब से यहाँ पे जब इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर दी तो इन्होंने पहली बार भरा था डीआईए के लिए, काम नहीं हो पाया ठीक से। पर एफबीआई ये बोलती है कि इन्होंने अपना जो असली में काम था वो चालू कर दिया था 1985 से ही, और ये पूरी तरीके से रिक्रूट हो गई थी एज अ स्पाई। काफ़ी सारा काम किया इन्होंने। एक और खास बात ये इनकी थी कि ये कोई डॉक्यूमेंट जो थी वो चुरा के नहीं लेकर आती थी, मतलब इन्हें अगर कोई डॉक्यूमेंट दिख गया तो चुराती नहीं थी, वो चीज़ याद कर लेती है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा है ना उसके इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब याद कर लेती थी और तुरंत घर पे आके उसको लैपटॉप में लिख लेती थी। इस तरीके से काम इनका चलता था। एक और बात है, ये अरेस्ट हो गई थी। ओके, और कोई केस चला था बेसिकली पूरे तरीके से वहीं पे, और आप कह सकते हैं इन पे दोस्त था बेसिकली फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का। ओके, इस तरीके से इन्हें यहाँ पे अरेस्ट भी कर लिया गया था। ये थी दोस्तों पूरी वीडियो, मतलब हाँ छोटा सा आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट नहीं था, पर हाँ बहुत मुझे तो अच्छा लगा था इनकी स्टोरी सुन के। मैंने सोचा आपको बताया जाए, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन आज की वीडियो इतनी थी, शॉर्ट वीडियो थी, इंपॉर्टेंट थे, एक ही आर्टिकल था हमारा, पर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए सेपरेट वीडियो बहुत जरूरी भी थी इसके लिए। ओके, आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।